प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें इसका परफॉर्मा दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो इसमें हमने पहले लाइंस जो लगानी है वो पर्टिकुलर, नोट नंबर, और ये हो गया फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और नेक्स्ट है फिगर फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग, पहले करंट ईयर की और फिर प्रीवियस ईयर की। और फर्स्ट है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड अदर इनकम, और थर्ड है टोटल रेवेन्यू, इन दोनों को जोड़ के। फिर फोर्थ नंबर पर एक्सपेंसेस है, इसमें आगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सब आएंगे। फिर इनका हमने टोटल कर देना है, टोटल एक्सपेंसेस, ये लाइन में आ गई, ये जो है ये आ गए टोटल एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 3 - 4, मतलब कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं, वो आ जाएगा प्रॉफिट, और उसमें से टैक्स माइनस कर देना है, फिर आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। हेड एंड कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये जो आपने को अभी बातें बताई हैं ये क्या क्या हैं और इनके क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या होता है? रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय द कंपनी टू अर्न प्रॉफिट। कंपनी जो एक्टिविटीज़ करती है लाभ कमाने के लिए, उन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो कंपनी को पैसा प्राप्त होता है उसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट इज़ नेट सेल, नेट सेल भी कह सकते हैं इसे। नेट सेल मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी। फी अर्नड बाय सर्विस कंपनी एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्नड बाय फाइनेंशियल कंपनी। नेक्स्ट आ गया अदर इनकम। ए कंपनी बिसाइड अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मे अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब कंपनी जो है वो अपने बिजनेस के अलावा और भी अन्य चीज़ों से इनकम प्राप्त करती है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स आ गया, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट अर्नड आदि, वो सारी इसमें आ जाएंगी अदर इनकम में। जैसे ये एग्जांपल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया सेल एंड सेल ऑफ स्क्रैप, और अदर इनकम आ गया इंटरेस्ट अर्नड एंड डिविडेंड। नेक्स्ट आ गया अब एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। Cost of material consumed is the first entry or line item in the expenses part of the statement of profit and loss. The term material means raw material and other material used in manufacturing of goods. Cost of material consumed means cost of raw material and other material consumed. जो आप कच्चा माल और मटेरियल किसी भी सामान को तैयार करने के लिए प्रयोग करते हो तो वो भी खर्चे में शामिल होता है, तो वो इसमें आएगा। इट इज़ ओपनिंग इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड +1 में निकालते थे, वैसे ही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें भी देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इसमें परचेज दे रखी है, और माइनस कर देंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक। एक और एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 43, इसमें भी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, मैं मतलब इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल है 5,50,000। उसके बाद आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स और मटेरियल परचेज ले लेंगे इसमें 22,50,000, और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल 4,50,000, तो टोटल आ जाएगा 23,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है 2.5 लाख एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1.5 लाख विल नॉट बी कंसिडर टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये कहाँ जाएगा? इट इज कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो इसमें जो है फिनिश्ड गुड्स का मटेरियल जो है ओपनिंग और क्लोजिंग वो नहीं आता कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। तो इस तरह से हमने ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेनी है। Next, stock in trade. Purchase of stock in trade means goods purchased for reselling. If the company carried out further processing on the goods purchased, they do not remain stock in trade
but become part of cost of material consumed. For example, if a company purchase paper for resale, it will be shown as purchase of stock in trade. But if paper is purchased for मैन्युफैक्चरिंग कॉपीज इट विल बी शोन एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो समझ आ गया आपको कि जब हम कोई और चीज़ तैयार करने के लिए मटेरियल परचेज करते हैं तो उसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हैं, और जब हम जो है रीसेल के लिए कोई चीज़ तैयार करते हैं परचेज करते हैं तो उसे कहते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। Change in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade means the difference between opening and closing stock of finished goods, work in progress and stock in trade. In the note to account on change in inventory of finished goods, work in progress, stock in trade, each item of inventory is shown separately. This item is positive when opening inventory is more. ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग दिखानी है। पॉजिटिव होगा जब हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड नेगेटिव कब होगा व्हेन ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मीन्स पेमेंट मेड टू एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए जो पेमेंट की जाती है उसे कहते हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आएंगे, वेजेस, सैलरी, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। इनका जो टोटल अमाउंट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के रूप में शो किया जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, इसमें एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वेजेस, बोनस, लीव इनकैशमेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन। तो इन सब का जैसे ये टोटल किया हुआ है हमने, तो ये सारा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें फाइनेंस कॉस्ट। Finance cost means cost incurred by the company on the borrowing, that is loan taken by it, therefore include interest paid on borrowing from bank and from other institutions. तो फाइनेंस कॉस्ट में आता है जैसे हमने कोई लोन वगैरह लिया है उसका ब्याज पे करने। फाइनेंस कॉस्ट आल्सो इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द बोरोइंग सच एज लोन प्रोसेसिंग फीस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लोन को लेने में जो खर्चा होता है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे लोन को प्रोसेसिंग करने के लिए जो कोई फीस होती है या और एक्सपेंसेस सब इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन जो है इज एन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, इट बीइंग कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न ऑफ ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। डेप्रीसिएशन इज द फॉल इन द, ये तो आपको पता ही है कि डेप्रीसिएशन से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसका जो खर्चा है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किया जाएगा। अमोर्टाइजेशन होता है, डेप्रीसिएशन इज आल्सो एन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L बीइंग कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न ऑफ। जो इनटेंजिबल जिन्हें हम छू नहीं सकते उन असेट्स का जो रिटर्न ऑफ किया जाता है उसे अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दैट आर नॉट शोन अंडर द अबव डिस्कस्ड 6 एंट्री आर शोन अंडर अदर एक्सपेंसेस। जो इनमें नहीं आते वो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, जैसे कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी डिटेल जो थी ये थी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। Cash flow statement is a statement showing the flow of cash and cash equivalent, inflow and outflow during an accounting period. This statement is important for better understanding of financial statement. It is essential tool for short term financial analysis. It has been discussed later. ये वैसे बाकी जो अगला चैप्टर आएगा आपका लास्ट है इस बुक का चैप्टर, उसमें डिस्कस किया जाएगा। अब आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उद्देश्य क्या हैं और इसकी क्यों आवश्यकता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, टू शो इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, फाइनेंशियल डाटा प्राप्त करने के लिए, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है ये जानकारी करने के लिए, और जो हमारी फाइनेंशियल पार्टीज़ हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने के लिए,
बिजनेस की ट्रू और फेयर पोजीशन जानने के लिए ये हमारा पर्पस होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों तैयार करते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला है इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आवश्यक होना चाहिए कि इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही स्थिति के बारे में कंपनी की बताना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर पोजीशन जो है वो पता लगनी चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र। तो मतलब इस तरह से होनी चाहिए कि जो यूज़र हैं उनको आसानी से हमें हमारी बात समझ आ सके। कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको कंपैरिजन कर सकें अदर कंपनी से। वेरीफाइबल और इन्फॉर्मेशन जो है उनको अगर हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है तो वो वेरीफाई भी हो सके। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब रेलेवेंट होनी चाहिए, कोई अगर हमें कानूनी रूप से ज़रूरत है तो उसके बारे में हमें ये सूचना मिल सके। टाइमलाइंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड विद इन ए रीजनेबल पीरियड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड इज ओवर। अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म हो जाए तो उसके बाद जो रीजनेबल पीरियड है, निश्चित अवधि है, वहाँ पर तब हमें ये सूचना प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दो तरह के यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर होते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं हमारी कंपनी के, उनको पता लगना चाहिए कि हमारी जहाँ पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे हमें कितना कोई बोनस वगैरह मिलने वाला है या हमें कितना डिविडेंड मिलने वाला है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उनके शेयर होल्डर हैं उनकी बात और जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए सेफ्टी का काम करे। तो इस तरह से मैनेजमेंट को पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए अपनी, क्या कंपनी का सेलिंग प्राइस है, क्या उसकी कॉस्ट कंट्रोल पोजीशन है, कितना उसका मार्केट में रेट चल रहा है शेयरों का, तो ये सब जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको भी साल के एंड में जैसे बोनस वगैरह भी मिलता है या सैलरी वेजेस में इंक्रीमेंट मिलता है, तो उनको भी जानकारी प्राप्त जो है वो चाहते हैं कि हम बिजनेस के बारे में जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ से जानकारी प्राप्त उसके बारे में कर सकें। एक्सटर्नल यूज़र होते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उस पर्टिकुलर कंपनी को लोन वगैरह देते हैं, तो वो भी जानकारी रखना चाहते हैं कि कंपनी जो है वो डाउनवार्ड में तो नहीं चल रही, कहीं हमारा इंटरेस्ट ही प्रॉपर ना आ पाए। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स एंड potential investor. Investment involve risk and investor do not have direct control over business affair. Therefore, they rely on the available accounting information. तो accounting information से ही वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हम और पैसा इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। क्रेडिटर्स भी ऐसी पार्टी होती हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दे रखा होता है, तो उनको भी ये जानकारी प्राप्त करनी ज़रूरी होती है कि जहाँ पर हमने पैसा लगाया हुआ है वो पैसा हमें मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह की पेमेंट के लिए जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज, सेबी जो है, सेबी और अन्य एजेंसियां जो हैं वो भी कंपनी के शेयरों से रिलेटेड सेल परचेज का काम करती हैं, तो वो भी कंपनी की पोजीशन के बारे में जानने के लिए इच्छुक होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हानियाँ क्या क्या हैं इसकी? सबसे पहले है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पिछले पास्ट रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की जाती हैं। शेयर होल्डर और इन्वेस्टर जो हैं वो पिछली ही इंफॉर्मेशन इससे प्राप्त करते हैं। अफेक्टेड बाय एस्टिमेटर्स, और जो अनुमानकर्ता होते हैं वो इसकी बायसनेस के तहत सही रिपोर्ट नहीं दे पाते, जिसके कारण इसकी ट्रू पोजीशन हमें पता नहीं चलती है। डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन अप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। जैसे डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से या रिटर्न डाउन मेथड से लग सकता है। प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड विल बी डिफरेंट व्हेन डिफरेंट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। तो अलग अलग सिद्धांतों का जब फॉलो किया जाता है तो अलग अलग प्रॉफिट आता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल क्वांटिटेटिव, जिनमें संख्यात्मक चीज़ों का ही इसमें लेखा जोखा किया जाता है, और जो गुणात्मक चीज़ें हैं उनका इसमें वर्णन नहीं किया जाता।
प्राइस लेवल चेंज आर इग्नोर्ड, और जैसे प्राइस लेवल टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है तो प्राइस लेवल चेंजेस का इसमें कोई भी वर्णन नहीं होता, जिससे जो डाटा है वो प्रॉपर शो नहीं। कैन नॉट मीट द पर्पज ऑफ ऑल पार्टीज, द नंबर ऑफ पार्टी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लार्ज एंड देयर इंटरेस्ट वेरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयरफॉर कैन नॉट मीट द पर्पज ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पार्टी। तो सभी जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनकी समस्या को हल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कर पाती, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लेने हैं। थैंक यू।